ग्रुप में मैनेज कर रादर देन आप उन्हें सिंगल सिंगल वेरिएबल में मैनेज करें। तो उसके लिए कंटेनर टाइप का टॉपिक हमें सिखाया जा रहा था। उसमें हमने एक लिस्ट को पढ़ा जिसमें बहुत सारी वैल्यूज को आप एक ग्रुप की तरह यूज करते हैं। अब कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमने जितनी वैल्यूज अपने कंटेनर में रख दी हैं बस उतनी ही वैल्यूज के साथ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे। उनकी वैल्यूज को देखना चाहता है तो देख ले, लेकिन अगर बदलना चाहे तो ना बदल पाए। दैट मीन्स अगर आपने लाइन नंबर 1 पे कोई अपनी लिस्ट बनाई है, तब आप ये चाहते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है इतनी वैल्यू के साथ चले। इसमें वैल्यू ना कोई बदलनी चाहिए, ना इसमें से कोई आउट होनी चाहिए, ना इसमें फर्दर कोई अपेंड या इंसर्ट हमारी होनी चाहिए। तो ऐसी जरूरत हमें इसलिए पड़ सकती है। कई बार हम हिस्टोरिकल वैल्यूज का ग्रुप मैनेज करना चाहते हैं। लेट अस सपोज आपसे कहा जाए कि हमने क्या करा, हमने 2011 में इंडिया ने जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, वो जो प्लेइंग 11 है उन सबके नेम को मैनेज करना है। तो इन शॉर्ट आपके पास 11 प्लेयर्स के नेम है। अब आप 11 प्लेयर्स के नेम को अगर मैनेज करेंगे अलग अलग वेरिएबल में तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो फाइनल मैच खेलने वाली टीम थी उसमें जो 11 प्लेयर्स खेले थे उनको आप एक लिस्ट में रख लो, 11 अलग वेरिएबल आप क्यों बना रहे हैं? ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए एक लिस्ट बनाते हैं और इसमें स्टोर कर दिया मान लीजिए सचिन, फिर आगे मान लीजिए सहवाग, फिर मान लीजिए धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, वगैरह 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 आ गए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो रियल लाइफ और प्रोग्रामिंग की लाइफ में मिसमैच होगा। प्रोग्रामिंग की लाइफ में अगर आपका मन करे तो इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर आप सचिन की जगह पर सूर्य को खिला सकते हैं, और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इस लाइन के आगे से लिस्ट में जीरो इंडेक्स पर अब सचिन की जगह पर कौन आ गया होगा? सूर्य आ गया होगा। रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये कहो कि सर 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम थी उसमें सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे। अब सर वो इतिहास बन चुका है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, अगले वर्ल्ड कप में देखेंगे अब। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, मुझे इस बार ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें एक बार वैल्यू आ जाए तो उसमें वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। उसमें कोई 12वां खिलाड़ी भी ऐड नहीं करना है, ना उसमें से किसी एक को बाहर करना है। 11 खिलाड़ी खेले थे वही रहने हैं, कोई ना तो ऐड होना है, ना उसमें से कोई डिलीट होना है, ना किसी को मुझे बदलना है। तो मुझे इस बार ऐसे ग्रुप की जरूरत है जो एक बार वैल्यू उसमें ऐड कर दी जाए तो अब उतनी वैल्यू के साथ प्रोग्राम में जब तक एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हमारा चलेगा। तो ऐसे लिस्ट को पाइथन ने टपल नाम से हमें दिया। तो जो नेक्स्ट कंटेनर है उसका नाम है टपल। तो लिस्ट को उन्होंने चेंज नहीं करा, लिस्ट तो जैसी है वैसी रहेगी, लिस्ट में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन लिस्ट के जगह पर उन्होंने एक कंटेनर ला कर दिया जिसका नाम है टपल। अब टपल को अगर हम डिफाइन करें तो एक तरीका तो यह है कि सर सारे पॉइंट टपल के डिफाइन करो कि टपल में डुप्लीकेट वैल्यू होती है, टपल में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है, टपल पे मिनिमम मैक्सिमम सर्चिंग सॉर्टिंग ये चल जाती है। तो ये सारी बातें तो हमने लिस्ट में पढ़ी थी। सिर्फ क्या नहीं होगा टपल में, हमने कहा अपेंड नहीं होगा, इंसर्ट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, पॉप नहीं होगा। तो वन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि भाई टपल लिस्ट का ही इम्यूटेबल वर्जन है। सब कुछ वही जो लिस्ट में था, लेकिन वो सब नहीं होगा जो लिस्ट में बदल सकता है, वो यहाँ बदलेगा नहीं बस। बाकी सारे फीचर इसके पास लिस्ट जैसे ही होंगे। तो सिंगल लाइन में अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं, इट इज
इम्यूटेबल वर्जन ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट के सारे पॉइंट इसके अंदर होंगे, बस वो पॉइंट नहीं होगा जो इस फीचर के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंटैक्स की। क्या लिखें ऐसा प्रोग्राम में कि लिस्ट बनकर हमारी तैयार हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट को बनाने का जो नोटेशन है वो पैरेंथेसिस होता है। जैसे लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते थे, टपल को बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको प्रिंट करके चेक करना चाहें, टाइप ऑफ एक्स, फिर टपल को ही प्रिंट कर देते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिकली दिख जाता है कि हाँ, ये टपल ही है जो एक्स वेरिएबल में आपने स्टोर करी है। लेकिन ये बात भी सही है कि सर ऐसी टपल का अब आप करेंगे क्या? आगे के प्रोग्राम में आप ये भी नहीं सोच सकते कि चलो बाद में इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे, ऐड ही नहीं होगी हमारी। अब ये जब तक प्रोग्राम चलेगा टपल एम्प्टी ही रह गई, कुछ होगा नहीं इससे। तो हमने कहा ये एक सिंटैक्स है टपल को क्रिएट करने का। ये बात भी सही है कि हम कभी शायद एम्प्टी टपल नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब टपल बनाने का दूसरा तरीका कि इनिशियली जितनी वैल्यू आप टपल में रखना चाहते हैं आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद कोई मौका नहीं है कि आप बाद में टपल में कुछ भी ऐड या डिलीट कर पाए। ठीक है, तो इनिशियली मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पर अपनी रख देता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखना चाहें तो ये टपल है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होंगी। जिस ऑर्डर में टपल में हमने वैल्यूज रखी हैं उसी ऑर्डर में आउटपुट में दिखाई देंगी। टपल में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग चलती है, इंडेक्सिंग चला कर देख लेते हैं, स्लाइसिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो इसका मतलब टपल की जो लास्ट वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर स्लाइसिंग को भी देखना चाहूँ तो सबसे आसान वाली लिख देता हूँ, कॉलन कॉलन -1। ये क्या करती है स्लाइसिंग? रिवर्स कर देती है ना। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगी, लिस्ट है तो लिस्ट को रिवर्स कर देगी, टपल टपल को रिवर्स कर देगी। 10, 5, 30, 20, 10। टपल इटरेबल होती है, लूप लगाकर एक एक एलिमेंट को हम इटरेट कर सकते हैं बिना इंडेक्स पर जाए। दैट मीन्स फॉर आई इन टपल, आपको बिना इंडेक्स के एक एक एलिमेंट तक पहुंचना है तो आप फॉर लूप से ऐसा आसानी से कर सकते। एक एक एलिमेंट आप टपल को इटरेट कर सकते। उसके बाद अब बात करते हैं कि टपल के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होता, इस बात को करके दिखाइए। हमने कहा कि चलो करके देखते हैं। इंडेक्सिंग होती है, हमने कहा होती है। अब मैं एक काम करके देखता हूँ, जीरो इंडेक्स की वैल्यू को बदलकर मैं 50 करके देखता हूँ, तो ये एरर आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये एरर आ गई इसका मतलब ये बात सही है कि भाई टपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम एरर मैसेज पढ़ें तो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ऑब्जेक्ट शब्द को भी आप कंटेनर मान लो, टाइप मान लो, टपल टाइप डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो मैसेज भी क्लियर है जो बता रहा है कि भाई ये सपोर्ट ही नहीं होता है टपल के अंदर वैल्यू को आप असाइन कर पाए बाद में। ठीक है, अब दूसरा एक और हम एक चेक करने के लिए स्टेटमेंट लिखकर देख लेते हैं। डेल ऑपरेटर से हम कहते हैं डेल ऑपरेटर जीरो इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर दो, तो ये भी मना कर देगा, बोलेगा भाई टपल के अंदर एलिमेंट को डिलीट करना अलाउड ही नहीं है। तो देखते हैं, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। तो आइटम को असाइन करना, डिलीट करना, ये सब अलाउड नहीं है। हमने कहा सर एक और करके दिखा दो बस, फिर मान जाएंगे ये सही है। अपेंड करके दिखा दो। अगर ये लिस्ट होती तो अपेंड हो जाता है इसमें कोई भी आइटम। अगर मैं इसके अंदर मान लीजिए 100 को अपेंड करना चाहूँ तो इस बार फिर एरर आ जाएगी कि टपल डज नॉट सपोर्ट अपेंड, या टपल के पास अपेंड नहीं है। एरर मैसेज जो आएगा वो आपको समझा देगा कि भाई टपल में ये पॉसिबल नहीं है।
टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, नहीं टपल के पास हमारा अपेंड नाम से कोई मेथड होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रखा ही नहीं गया है। ठीक है, चलो। तो अब ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि हाँ, टपल हमारा इम्यूटेबल होती है। अच्छा, फिर आपने ये बात बोली थी कि टप्पल में मिनिमम मैक्सिमम सर्चिंग सॉर्टिंग ये सब चल जाता है, तो वो चल जाता है। सर करके दिखाओ। तो जो आपने मिन फंक्शन अब तक पढ़ा है उसको आप टपल के साथ भी लगा के देख लो, टपल का मिनिमम ला कर दे देगा। लेकिन रूल वही है कि टपल में मिनिमम मैक्सिमम चलने की शर्त यही है कि सारे एलिमेंट कंपैटिबल होने चाहिए, एक दूसरे से कंपेयर हो जाने चाहिए। बीच में कोई स्ट्रिंग आ गया तो एरर आ जाएगी हमारी। ठीक है, मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। टपल के अंदर सारी वैल्यूज का सम निकालना है तो सम आ जाएगा। टपल की वैल्यूज की लेंथ निकालनी है कि कितनी वैल्यूज हैं, तो लेंथ फंक्शन यहाँ भी काम करेगा आपका। मिनिमम वैल्यू आपकी 5 है, नहीं, ये है आपका मिनिमम वैल्यू 5 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 30 आ गई, सम 75 आ गया, और जो लेंथ है वो 5 आ गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सॉर्टिंग भी हो जाएगी। सर सॉर्टिंग कैसे कर देंगे आप? क्योंकि अगर सॉर्टिंग आपने करवा दी तो फिर तो टपल असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, है ना? तो देखते हैं। तो ये सॉर्टेड फंक्शन, और सॉर्टेड फंक्शन में मैंने यहाँ पे पास कर दी टपल। तो सॉर्टेड फंक्शन जब टपल पे चलता है, रिटर्न से न्यू लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, 5 10 10 20, यानी कि वो टपल अभी भी मौजूद है मेमोरी में, जैसे है वैसा ही है। तो सॉर्टेड फंक्शन हमेशा एक नई लिस्ट ही बनाकर देगा, भले ही वो आपसे लिस्ट मांगे या वो आपसे टपल मांगे, लेकिन आपको रिजल्ट में हमेशा एक लिस्ट बनाकर ही मिलेगी। डिसेंडिंग में करना है तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लगा दो, वो आपका डिसेंडिंग में बन जाएगा, वो हम जानते हैं। सर सर्चिंग करके दिखाओ टपल पे। मेंबरशिप ऑपरेटर इन सर्चिंग करने के लिए यूज होता है। आपको सर्च करना है 5 इन x, क्या 5 टपल में है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, अब टपल के साथ कुछ स्पेशल केसेस जिनको हमें एक्स्ट्रा केयर थोड़ी देनी पड़ती है। जल्दीबाजी में अगर हमने करा तो वो गलत हो जाता है। x इक्वल टू, मैंने कर दिया 10, टाइप ऑफ x। अगर आप आज की क्लास से पहले इस नोटेशन को या इस सिंबल को पढ़ रहे होते तो क्या टपल के साइंस में पढ़ रहे हो? तुमने कहा नहीं, इस शब्द को तो हमने आज सुना है पाइथन में, लेकिन इसका जो नोटेशन है पैरेंथेसिस, इसको तो शायद आप पहले से जानते हो। हमने कहा पहले से जानते हैं। कब से? हमने कहा पहली क्लास से। कैसे? हमने कहा देखो ऐसे। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि प्रिंट के आगे टपल लगा दी मैंने। सर लग तो यही रहा है कि प्रिंट के आगे टपल लगा दी हमने। तो ये बात अब हमारे लिए नई नहीं है कि एक सिंबल के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। उसमें ये भी आता है पैरेंथेसिस। तो जो पैरेंथेसिस है उसका एक मीनिंग नहीं है पाइथन में, उसके अब तक हम 3 मीनिंग पढ़ चुके हैं। अब एक एक करके तीनों मीनिंग को फ्रंट पे लाते हैं। जब पैरेंथेसिस के प्रीफिक्स में कुछ लिखा हो तो उसको हम फंक्शन कहते हैं, और ये उस फंक्शन को क्या करती है? कॉल करती है। तो अगर इसके पहले फंक्शन का नाम है ना, तो ये उस फंक्शन की कॉलिंग है। अब ये टपल नहीं है। और दूसरा, हमने कहा दूसरा आपको समझ में आ ही गया होगा।
अब क्या टपल है, हमने कहा नहीं। फंक्शन कॉल, हमने कहा नहीं। अब क्या है, हमने कहा अभी ये एक एक्सप्रेशन की तरह यूज हो रहा है। तो अगर हम कोई एक्सप्रेशन को एक्सप्लिसिट लिखना चाहते हैं तो पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन तो है ही, एक्सप्लिसिटली किसी पार्ट को एक्सप्रेशन बनाना है तो इसका यूज कर सकते हैं। मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं, सर कोई बात नहीं, ये मेन एक्सप्रेशन हो गया, उसके अंदर ये आपका सब एक्सप्रेशन हो गया। तो किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्लिसिटली आप अगर जताना चाहते हैं प्रोग्राम में कि ये एक एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए भी तो आप पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। और तीसरा, अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि टपल के लिए भी हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है। अब अगर हम ये समझें कि यहां पर अभी मैं लिख दूं 10 - 3, तो अभी बताओ ये टपल है या एक्सप्रेशन है? क्योंकि एक्सप्रेशन को एक्सप्लिसिट हम बना ही सकते हैं ना ऐसे करके, हमने कहा। तो अब ये बताओ पाइथन इसको क्या कंसीडर करेगा, एक्सप्रेशन, ना कि टपल। और ये इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन, रिजल्ट इसका 7 है। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर माइनस ना लगाऊं तो एरर थोड़ा ना है कोई। मैं 10 को एक एक्सप्रेशन मान रहा हूं, तो 10 इंटीजर है तो इंटीजर टाइप प्रिंट होगा और वैल्यू इसकी 10 आएगी। हम तो सर ये सोच रहे थे कि टपल बनेगी, उसमें सिंगल वैल्यू 10 रखेंगे, तो फिर कर ही नहीं पाएंगे फिर तो ऐसे हम। अगर आप ये सोचें कि मैं टपल में सिंगल वैल्यू रखूंगा तो यही तो लिखेंगे, लेकिन ये तो फिर वो एक्सप्रेशन वाली कैटेगरी में चला जाएगा, अब ये टपल कंसीडर नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, सिंगल वैल्यू के बाद कॉमा लगाने का सिंटैक्स बताया गया। जब आप सिंगल वैल्यू को टपल में लिखते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर कभी कॉमा नहीं आता है। एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस सिंबल मल्टीप्लाई आ जाता है, लेकिन कॉमा सिंबल कभी नहीं आता है। तो अब इंटरप्रेटर इसको क्या कंसीडर कर लेता है, टपल। और टपल के अंदर क्या आ गई, हमारी सिंगल वैल्यू आ गई 10। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा टाइप ऑफ एक्स, तो इस बार इंटीजर नहीं आएगा, इस बार टपल आएगा। मान के चलो ये इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो इनिशियल लेवल पर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि टपल में सिंगल वैल्यू रखकर दिखा दो। 10 में से 4 लोग गलत आंसर दे देते हैं, तो 4 का शॉर्ट लिस्ट तो कम से कम हो ही गया, भीड़ तो थोड़ी कम हुई, है ना। चलो, अब टपल बनाने का एक और तरीका, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ऐसे लिख दिया x = 10, हमने कहा कोई बात नहीं, इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं लिख दूं यहाँ पर (20, 30), अजीब लग रहा है सर, एक वेरिएबल में 3 वैल्यू आ रही हैं, कैसे आ जाएंगे, 3 वेरिएबल है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है, 3 वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन में ये सिंटैक्स एरर नहीं है। इंटरप्रेटर इन तीनों वैल्यू को जो कॉमा से सेपरेट करके लिखी गई हैं एक टपल में स्टोर करता है, और उस टपल को फिर एक्स वेरिएबल में रख देता है। तो ये आपकी इम्प्लिसिट टपल कहलाती है, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टपल। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जिसको मुझे व्यक्त ना करना पड़े, अपने आप वो मुझे बन जाए, वो मुझे मिल जाए, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जिसको मुझे प्रोग्राम में दिखाना पड़े, उसके लिए मुझे कुछ लिखना पड़े, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अभी तक आप जो टपल बना रहे हैं वो सब एक्सप्लिसिट है, आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन ये इम्प्लिसिट टपल का एक सिंटेक्स होता है, जब आप बहुत सारी वैल्यू को कॉमा लगाकर लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी वो टपल बन जाती है। तो सर इस हिसाब से तो ये भी सही होना चाहिए। अजीब लग रहा है, लेकिन अब जो सिखाया है आपने उसके हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है ये, कि ये सिंगल वैल्यू के बाद कॉमा लगा हुआ है, और जैसे इस वैल्यू के बाद कॉमा लग जाता है इंटरप्रेटर उसको क्या कंसीडर कर लेता है, टपल। अब आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, इम्प्लिसिट टपल बन जाएगी, बनेगी टपल ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम टपल को बना सकते हैं। अब टपल बनाने का सर कोई और तरीका, हमने कहा और तरीका भी है। क्रिएटिंग टपल फ्रॉम टपल फंक्शन। टपल नाम का एक फंक्शन भी होता है,
और टपल फंक्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, टपल को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे करके अगर हम टपल को क्रिएट करेंगे तो एम्प्टी टपल बनकर हमारी आ जाएगी। किसी काम की नहीं है, बट एक सिंटैक्स ये भी है कि आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। अब हमसे पूछा गया एम्प्टी टपल हम कब बनाते हैं, या एम्प्टी टपल का क्या मीनिंग है एक पाइथन प्रोग्राम में, क्योंकि उसमें कुछ है तो है नहीं और रख भी नहीं सकते। तो आप आंसर क्या देते हैं कि हम एम्प्टी टपल कभी भी खुद से नहीं बनाते। हम मान लीजिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम कहीं से डेटा मांग रहा है। अब जो कहीं है वो हो सकता है कोई डेटाबेस हो सकता है कि ये कोई फाइल हो, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे डेटा एक टपल में रखकर दिया जाता है। जो डेटा मैंने मांगा वो डेटा मुझे टपल में रखकर दिया गया। अब मैंने आपसे जो डेटा मांगा उस पॉइंट पर डेटा है ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन, इस डेटाबेस में बहुत सारे बैंक में जितने अकाउंट ओपन है उन सब का डेटा रखा हुआ है। मेरे प्रोग्राम ने इससे कहा कि भाई जीरो बैलेंस पर जितने लोगों का डेटा है वो टपल में रखकर दे दो। टपल के अंदर सारे लोगों का डेटा आ गया, प्रोग्राम को दे दिया गया। मैंने इस बार प्रोग्राम से क्या कहा कि डेटाबेस से मांगो उन सारे लोगों का डेटा जिनका अभी बैलेंस 1 करोड़ रुपए है। अब डेटाबेस में ऐसा कोई अकाउंट मिला ही नहीं जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए एट प्रेजेंट अभी हो। अब मुझे वापस तो करना ही है, लेकिन अब वापस मैं क्या करूंगा, आपको कुछ मिला ही नहीं, एम्प्टी टपल वापस कर दूंगा। बस इसी जैसे ऑपरेशन के लिए एम्प्टी टपल का यूज होता है। हम खुद से कभी अपने प्रोग्राम में एम्प्टी टपल कभी नहीं बनाने वाले होते हैं। हम कहीं से डेटा मांगते हैं और जहां से डेटा मांगा जा रहा है वो हमें टपल में रखकर दे रहा है। हमने जो डेटा मांगा वो वहां पर नहीं मिला तो वो हमें एरर नहीं देता है, वो हमें एम्प्टी टपल बनाकर वापस कर देता है कि वो डेटा है ही नहीं जो आप मांग रहे हो। तो इसी सिचुएशन के लिए एम्प्टी टपल का यूज होता है, अदरवाइज कहीं यूज नहीं है एम्प्टी टपल का। चलो, अब टपल बनाने का जो टपल फंक्शन होता है इसका फायदा यह है कि हम इसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग के जो करेक्टर्स हैं इनको टपल में रखकर हमें एज एलिमेंट टपल फंक्शन दे देगा। या इस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में कह सकते हैं स्ट्रिंग टू टपल। अगर मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को टपल में, टपल फंक्शन में स्ट्रिंग दे दो और स्ट्रिंग टपल बनकर हमें मिल जाती है। ठीक है। INDIA। ठीक है। अब टपल फंक्शन के अंदर हम रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस भी पास कर सकते हैं। तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वही सीक्वेंस हमारा टपल के अंदर आकर स्टोर कर दी जाएगी। हम किसी लिस्ट को भी टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट पास कर सकते हैं और उस लिस्ट के एलिमेंट को एक नई टपल में कॉपी करके वो टपल हमें दे दी जाएगी। हम जब टपल को बनाते हैं तो टपल के अंदर क्या रख सकते हैं इसका कोई कंडीशन हमें नहीं है। हम टपल के अंदर इंटीजर रखें, फ्लोट रखें, स्ट्रिंग रखें, टपल के अंदर टपल रखें हम ना रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टपल के अंदर लिस्ट रख लें रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी टपल पर मिनिमम मैक्सिमम सॉर्टिंग नहीं चलेगा। टपल वैलिड है लेकिन ये ऑपरेशन चलते ही एरर आ जाएगी आपकी। ठीक है, कोई नहीं। अब अगर आपसे कहा जाए सर चलेगा, हमने कहा चलेगा। तो टपल में इंटीजर आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, टपल के अंदर टपल भी आ सकती है, टपल के अंदर लिस्ट भी आ सकता है। ये सब आप टपल के अंदर आसानी से रख सकते हैं। ठीक है। अब
मान लीजिए मेरे पास दो टपल हैं, ए नाम से एक टपल है, बी नाम से एक टपल है। मैं इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरी टपल बनाना चाहता हूं। इन दोनों में तो चेंज हो ही नहीं सकता, तीसरी बनेगी जो बनेगी। तो इसी काम को हमने लिस्ट में किया था कल, कि दो लिस्ट हैं, उन दोनों को मर्ज करके मुझे एक तीसरी लिस्ट बने, तो प्लस ऑपरेटर हमारा काम कर रहा था। सेम टपल के साथ भी प्लस ऑपरेटर काम करता है। तो दो टपल के साथ अगर मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करता हूं, तो इन दोनों टपल को मर्ज करके एक नई तीसरी टपल में हमें दे देता है। क्या सर टपल में रिपीटेशन भी होता है लिस्ट जैसा? हमने कहा होता है। बोलो। ए मल्टीप्लाई बाई 3। तो इससे क्या होगा, एक नई टपल बन जाएगी जिसमें ए को 3 टाइम्स रिपीट करके बनाया जाएगा। तो नई टपल को मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा, सीधा प्रिंट करा लिया है। तो ये 3 बार ए टपल रिपीट होकर एक नई टपल के अंदर आ गई। टपल कॉम्प्रिहेंशन नाम से कोई टॉपिक नहीं होता, क्योंकि टपल कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन कहता है मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लूप से एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, और उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो अपेंड होगा। अब यहाँ पर अपेंड तो चलता ही नहीं है टपल के अंदर, है ना? तो इसलिए टपल कॉम्प्रिहेंशन नाम से कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो अब ये हमारा टपल का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन, और वो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। नहीं, जब टपल को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो इस बात से मैटर नहीं करता कि पहली टपल में कितने एलिमेंट है और दूसरे वाले में कितने हैं। ये तो सब मर्ज होकर एक में आ जाएंगे हमारे, है ना? तो अगर हम इससे पहले वाले प्रोग्राम में इस बात को कर देते हैं, इस टपल में मान लीजिए एलिमेंट बढ़ा दिए मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट का कोई रोल नहीं। चलो, अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। डिफरेंस बिटवीन सॉर्टेड एंड सॉर्ट। अच्छा, हम लोगों ने क्लास में इन दोनों में से कौन सा डिस्कस किया है? सॉर्टेड को डिस्कस किया है। पाइथन में सॉर्टेड के अलावा सॉर्ट नाम का भी एक कुछ होता है। तो अब हमसे इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि सॉर्टेड और सॉर्ट, ये दोनों ही हमारा सॉर्टिंग करने के लिए यूज होते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने अभी तक सॉर्ट आपको पढ़ाया ही नहीं है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर डिफरेंस को मैं लिख दूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है एक्स नाम की, 3, 1, 8, 10, ऐसे करके मैंने कुछ वैल्यूज इसमें रखी हुई हैं। सेम मेरे पास एक टपल है, पाई नाम से मैंने बना दी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे लिस्ट को या टपल को सॉर्ट करना है, तो सॉर्टेड फंक्शन कह रहा है मुझे दिक्कत नहीं है, आप मुझे कोई भी कंटेनर दे सकते हो, लिस्ट दो, टपल दो, आगे पढ़ाएंगे या सेट वगैरह वो भी आप इसे दे सकते हो। दोनों के लिए सॉर्टिंग करके रिजल्ट को हमेशा किस में रखा जाएगा? एक लिस्ट में, और वो लिस्ट आपको वापस कर दी जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सॉर्ट नाम का हमारे पास एक मेथड होता है जो लिस्ट में चलता है। तो मैं लिखूंगा लिस्ट का मेथड है, फंक्शन नहीं है वो, एक्स डॉट सॉर्ट। हो गया, हमने कहा हो गया। अब सॉर्ट मेथड एक नई लिस्ट नहीं बनाता,
जिस लिस्ट पर आपने कॉल किया है उसी लिस्ट को जाके असेंडिंग ऑर्डर में रख देगा या डिसेंडिंग में रख देगा। अगर आप यहाँ लिख देंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट ये उसी लिस्ट को बदल देता है। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कराना चाहूं तो मुझे नन मिलता है, NONE, क्योंकि ये एक नई लिस्ट वापस होती नहीं है, उसी में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेक करो, हमने कहा चेक करो, प्रिंट ऑफ एक्स उसी में चेंज हो गया। क्यों सर, सॉर्टेड के बाद नहीं हुआ था चेंज? हमने कहा नहीं, एक बार एक्स को सॉर्ट करने से पहले प्रिंट करके देख लो और सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करके देख लो, तो ये एक्स लिस्ट जैसी थी वैसी आ गई। यहाँ तो नई लिस्ट बनकर आई है, वो प्रिंट हुई है। ठीक है, अब अगर मैं लिख दूंगा बाई डॉट सॉर्ट, सोचो सॉर्ट मेथड क्या कह रहा है, मैं नया कुछ नहीं बनाता, एग्जिस्टिंग को ही चेंज कर देता हूं। अगर बाई एक टपल है तो सर ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टपल तो चेंज ही नहीं होती है। और सॉर्ट मेथड क्या करता है, एग्जिस्टिंग को ही चेंज करता है, तो एरर आ जाएगी, कह रहा है टपल के पास सॉर्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारी एरर। अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख लेते हैं, सॉर्टेड और दूसरा हो गया सॉर्ट। सॉर्टेड इज ए फंक्शन इज ए मेथड ऑफ लिस्ट कैन बी यूज्ड with any container, list, tuple, set या और भी जो पढ़ेंगे आगे जाके, can only be used with always returns a new list, हमेशा नई लिस्ट वापस करेगा, डजंट मैटर कि आपने उसे टपल दिया था कि लिस्ट दिया था। ठीक है, does not return any value because it changes existing list। तो सॉर्टेड और सॉर्ट में ये डिफरेंस हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो कंटेनर टाइप हमने बना लिए, दो तरह से ग्रुप बनाना हमारे लिए आ गया। हम लिस्ट बना सकते हैं तब जब हम ये चाहते हैं कि एक बार लिस्ट में जो भी आए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अगर हम बदलना चाहें तो बदल जाए। टपल हम तब यूज करेंगे जब हम ये चाहते हैं कि जिस समय प्रोग्राम में टपल बनाई गई है उस समय ही जितना डेटा हमने रखना है रख पाए, उसके बाद जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें कोई चेंज हमारा नहीं होना चाहिए, तो हम टपल का यूज करते हैं। ज्यादा बार हिस्टोरिकल वैल्यूज को मैनेज करने के लिए टपल का यूज किया जाता है, या डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब पास किया जाता है तो टपल में रख के पास किया जाता है, सो डैट
हम ये इंश्योर कर लें कि जो हमने डेटा यहाँ से सेंड किया है रिसीविंग एंड पर वही मिला होगा, बीच में कोई बदल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो टपल है, चेंज होगी नहीं हमारी। तो जब भी हम डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करते हैं तो हम पहली चॉइस में टपल का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि टपल बदलती नहीं है। तो इस बात की श्योरिटी रहती है कि जो मैंने यहाँ से सेंड करा है रिसीविंग एंड पर वही मिलेगा, बदल के मिलेगा ही नहीं हमारा। ठीक है, चलो। अब कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों से हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं होती। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी को एक ग्रुप में मैनेज करना है। बहुत सारे एम्प्लॉय की आईडीज हैं, उनको एक ग्रुप बना के मुझे मैनेज करना है। तो सर लिस्ट में कर लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? लिस्ट में प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने बाई मिस्टेक एक एम्प्लॉय आईडी जो पहले से रखी हुई थी फिर से वही आईडी रख दी, तो लिस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो अलग वैल्यू ही मानी जाएगी, क्योंकि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। लेकिन हम जानते हैं कि रियल लाइफ में एम्प्लॉय आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो प्रोग्रामर की हेडेक है कि लिस्ट में अगर हम एम्प्लॉय आईडीज को स्टोर कर रहे हैं तो वो पहले चेक करे कि जो आईडी आप किसी पॉइंट पर लिस्ट में इंसर्ट करने जा रहे हैं कहीं पहले से है तो नहीं। अगर है तो मत करो इंसर्ट, और अगर है नहीं है तो कर दो इंसर्ट। लेकिन हम चाहते हैं प्रोग्रामर की हेडेक ना रहे। अगर कोई एम्प्लॉय आईडी पहले से ही है और हम इंसर्ट करें तो हमें चेक ना करना पड़े, वो इंसर्ट हो जाए अगर नहीं है, और अगर है तो इंसर्ट अपने आप ही ना हो। हम हेडेक नहीं लेना चाहते चेक करने की सर्च करके। तो ऐसा करने के लिए हमें एक तीसरा कंटेनर दिया गया जिसका नाम है सेट। सेट कंटेनर कहता है ये हेडेक मेरी, आप मुझे वैल्यू दो, मैं अपने आप देखूंगा कि वो पहले से है या नहीं। अगर नहीं है तो अपने अंदर ऐड कर लूंगा, और अगर है तो आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, एरर भी नहीं दूंगा, लेकिन उसको मैं ऐड भी नहीं करूंगा। ठीक है। तो अब इस तरह से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना हो तो सेट में करो, क्योंकि हम जानते हैं रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। एक बैंक में जितने कस्टमर हैं उन सबके अकाउंट नंबर स्टोर करने हैं, सेट में करो, क्योंकि कभी अकाउंट नंबर दो कस्टमर के सेम नहीं होंगे। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्रोजेक्ट मिला, उसमें सबके आधार नंबर स्टोर करने हैं, सेट में करो, कभी दो लोगों का आधार नंबर सेम नहीं होगा। तो जब भी मुझे यूनिक वैल्यूज का ग्रुप बनाना है जहां पर मैं डुप्लीकेसी रखना ही नहीं चाहता, तो मैं लिस्ट और टप्पल की जगह पर किसके पास जाता हूँ? सेट के पास जाता हूँ, क्योंकि लिस्ट और टप्पल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस है कि एक बदल जाता है एक नहीं बदलता है, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो ये है कि दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज तो आई जाती हैं, चाहे वो लिस्ट हो चाहे टपल हो। सेट इन दोनों से अलग हो गया, कह रहा है मेरे अंदर यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। इट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज। अच्छा सर अब ये बताओ कि इसका नेचर लिस्ट जैसा है या टपल जैसा है बदलने में? हमने कहा लिस्ट जैसा है, यानी कि सेट मॉडिफाई हो जाता है। आपने सेट में जिस समय प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए 10 वैल्यूज रख दी, अब प्रोग्राम आगे बढ़ा, 10 लाइन चला, 11वीं लाइन पर आपको लगा कि इसमें 5 वैल्यू और ऐड करनी चाहिए, कर सकते हो। आप किसी वैल्यू को बदलना चाहो बदल सकते हो। तो इसका मतलब जो सेट है वो हमारा म्यूटेबल होता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी ये लिस्ट की जैसी हो गई। ठीक है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये आया कि हमारा जो सेट है ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि आपने सेट में 3 वैल्यू रखी, 10, 20, 30। अब जब आप सेट को प्रिंट कराएंगे तो हो सकता है पहले 20 आ जाए, हो सकता है अगली बार चलाओ तो पहले 30 आ जाए। तो सेट में वैल्यूज किस क्रम में स्टोर होंगी ये आप पहले से इंश्योर नहीं कर पाएंगे। जिस ऑर्डर में आपने रखी हैं कोई जरूरी नहीं है कि आउटपुट में उसी ऑर्डर में दिखाई देंगे। एक कोइंसिडेंस हो जाएगा अगर ऐसा ही हो गया तो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनऑर्डर। इट इज अनऑर्डर। अब इस नेचर की वजह से इससे एक फीचर हटा लिया गया कि भाई अगर सेट में आपने 3 वैल्यू रखी, 10, 20, 30,
अब मैं आपसे कहूँ जीरो इंडेक्स पे कौन है, तो आप कह ही नहीं सकते 10 है, क्योंकि वो तो अनऑर्डर्ड है, क्या पता 20 हो सकता है 30 हो। तो इसलिए क्या करा, सेट से इंडेक्सिंग को हटा लिया गया और सेट में इंडेक्सिंग नहीं रखी गई, क्योंकि अगर रख देंगे तो सब कुछ अनसर्टेन रहेगा। आप सोच रहे हैं कुछ, आउटपुट आएगा कुछ, है ना। डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को ये सपोर्ट नहीं करता। तो सर ये बताइए, अगर मुझे सेट के अंदर तीन वैल्यू मैंने रख दी और मुझे एक एक वैल्यू तक पहुंचना है, पहुंचूंगा कैसे? इंडेक्स तो एक जरिया था मेरे पास पहुंचने का, हमने कहा नहीं। सोचो, किसी भी ग्रुप में एक एक वैल्यू तक पहुंचने का एक दूसरा जरिया भी होता है, क्या? फॉर लूप। वो प्रॉपर्टी सेट में भी होती है, तो इसको हम टेक्निकल शब्द में क्या बोलते हैं? इटरेबल। इटरेबल शब्द का मतलब हो गया कि हम इसको फॉर लूप से इटरेट कर सकते हैं, एक एक वैल्यू तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो फॉर में सीधा सेट का यूज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट जो शायद समझ में अभी नहीं आएगा, 10 मिनट के बाद आएगा, है ना, बट नोट्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना। इट सपोर्ट्स ओनली इम्यूटेबल एलिमेंट्स। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, क्योंकि ऊपर आप लिख चुके हैं सेट बदल जाता है, नीचे आप लिख रहे हो इम्यूटेबल होता है। लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो मीनिंग समझ में आएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेट इम्यूटेबल है, मैं ये कह रहा हूँ सेट के अंदर जो आता है वो इम्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अभी जब बनाएंगे प्रोग्राम तो समझ में ज्यादा आएगा। क्या लिखने से सेट बन जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट है, पैरेंथेसिस टपल है, करली ब्रेसेस, जैसे करली हेयर होते हैं, करली ब्रेसेस क्या होती है? हमारा सेट वाला काम कर। अगर हम बहुत सारी वैल्यूज को करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? सेट। तो ये बात हम अब जानते हैं और इसके लिए हम रेडी हैं कि एक सिंबल की एक से ज्यादा मीनिंग है। तो सर करली ब्रेसेस तो पहली बार देखा हमने पाइथन की लाइफ में। हमने कहा पहली बार देखा, आगे और देखोगे सब, आगे जाके ये और भी मिलेगा, है ना। अभी पहली बार आया है तो इसको हम सेट कहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इसके और भी तीन चार नाम है करली ब्रेसेस को। दूसरा तरीका सेट बनाने का, सेट फंक्शन। आप सेट फंक्शन कॉल करे भी क्या क्या कर सकते हो? सेट बना सकते हो। तीसरा तरीका सेट कॉम्प्रिहेंशन भी है। आप सेट के साथ कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, क्योंकि सेट बदल जाता है। तो तीसरा तरीका सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन वही जो अब तक हम लोग जानते हैं, तो मैंने सीधा लिख दिया। तो सेट को हम जनरली इन तीन तरीके से बनाते हैं, या तो वैल्यूज पता है पहले से, सीधा करली ब्रेसेस में वैल्यू अपना रख दीजिए, बन गया सेट। आपको सेट फंक्शन से सेट बनाना है तो आप बना सकते हैं। आप कॉम्प्रिहेंशन से सेट बनाना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन से भी सेट अपना बना सकते हैं। चलो, अब इसका कोड बनाकर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए 10, 20.5, 5, -5, इस तरह की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब सबसे पहले टाइप ऑफ एक्स चेक करेंगे, उसके बाद एक्स को प्रिंट भी कराएंगे। सेट है ऑर्डर 10, -5, 20.5 हाई। प्रोग्राम में देखो, 10, हमने 20.5 लिखा था पहले, आ गया -5, -5 तो लास्ट में था। और देखो, मैंने 10 फिर लगा दिया, 10 को मैंने 2 बार लगा दिया, आउटपुट में एक ही बार आया। ठीक है, तो सेट कैसे बिहेव करता है समझ में आना शुरू हो गया। ठीक है। अब
आपने ये बोला था कि सेट में जो वैल्यूज आ रही हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, और ये तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों के तीनों इम्यूटेबल होते हैं। सर ये तो हमें पता ही नहीं था। हमें तो बस यही पता है, कोई पूछ ले हमसे इंटरव्यू में बताओ पाइथन इम्यूटेबल क्या है, हम तो टपल बता कर आ जाएंगे बस। देखा है हमने अभी टपल इम्यूटेबल है। हमने कहा अच्छा। जब आपको ये पढ़ाया जा रहा था कि भाई ए एक वेरिएबल है, इसमें इंटीजर 10 रखा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ए की वैल्यू बदलकर 20 कर देता हूँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन जब मैंने आपको दिया था तो मैंने आपसे कहा था कि पाइथन में इंटीजर इम्यूटेबल होता है। वो रिकॉर्डिंग अगर हो तो एक बार सुनना जाके, जब पहली क्लास में वेरिएबल पढ़ाया था। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसे दिया था, ये 10 है और ए इसको रेफर कर रहा होगा। अब जब आप ए इक्वल टू 20 करते हैं तो 10 की जगह पर 20 नहीं होता, क्या होता है, एक नई मेमोरी एलोकेट होती है 20 के लिए, और ए इसको छोड़कर कहाँ चला जाता है, 20 के पास चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटीजर कैसा है, इम्यूटेबल है। एक बार मेमोरी में आ गया तो बदलेगा नहीं, अब वो डिलीट ही होगा मेमोरी से, उसको इरेज करके बदल नहीं सकते आप। ठीक है। इस बात को वेरीफाई दोबारा करा देते हैं आईडी लगाकर। आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ ए। तो यहाँ पर ए जिस 10 को रेफर कर रहा है उसका एड्रेस आएगा। अगर यहाँ पर एड्रेस वही आया तो 10 बदल के 20 हो गया है, और एड्रेस अलग आया यानी कि 20 अलग मेमोरी में। 160 480, ये बात हम शायद जानते थे लेकिन हम टपल में भूल गए थे। तो अब कोई हमसे बोले पाइथन में इम्यूटेबल टाइप बताओ 5 कौन कौन से होते हैं, तो 5 में एक इंटीजर हो गया। फ्लोट भी तो ऐसे ही काम करता है, वो भी ऐसा ही होता है। क्यों, स्ट्रिंग में नहीं पढ़ाया था, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल करेक्टर्स। बूलियन, बूलियन भी इम्यूटेबल होता है। उसके बाद टपल, टपल भी इम्यूटेबल होता है। 1 2 3 4 5 हो गए, हो सकता है आगे बढ़े तो और मिल जाए। ठीक है। कोई बोले कोई म्यूटेबल टाइप बताओ पाइथन में कौन कौन से होते हैं, तो हमने उसमें एक ही पढ़ा है अभी, लिस्ट। और दूसरा अभी हम पढ़ रहे हैं, पूरा हुआ नहीं है, सेट। सेट अपने आप में म्यूटेबल है। सेट के अंदर मैं आगे लाइन नंबर 8 पर एक और वैल्यू ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन जो वैल्यू मैं ऐड करूंगा वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। तो सेट अपने आप में म्यूटेबल है, लेकिन अपने अंदर जो वैल्यूज रखता है वो इम्यूटेबल वैल्यूज को वो रखता है। ठीक है। अब देखते हैं इस बात को आप कितनी देर तक याद रख पाते हैं। अब हमने क्या करा, ये बनाया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने एक सेट और बनाया, और मैंने बस आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या सेट के अंदर टपल अलाउड है, क्या सेट में हम टपल को ऐड कर सकते हैं। आप बोलोगे सही बात तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। मैंने कहा मैंने बता दी, इनडायरेक्टली बता दी है। सेट में क्या अलाउड है ये तो बता दिया मैंने। सेट में कौन से एलिमेंट्स अलाउड हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। अब बताओ टपल का नेचर कैसा होता है, इम्यूटेबल, अलाउड है। ऑर्डर नहीं पता लेकिन अलाउड है। अब कोई आपसे बोले क्या सर सेट के अंदर लिस्ट आ जाएगी, हमने कहा नहीं, एरर आ जाएगी, क्योंकि लिस्ट कैसी होती है, मॉडिफाइबल। और आपने जो कहा है उसके हिसाब से सेट में जो भी आएगा वो इम्यूटेबल आना चाहिए। तो अब ये एरर आनी चाहिए, हमने कहा देख लेते हैं। एरर आई, अनहैशेबल टाइप। तो एरर एकदम क्लियर नहीं है कि भाई ये म्यूटेबल है इसलिए एरर है। एरर को उन्होंने अनहैशेबल बना दिया। तो जब भी हम कोई भी म्यूटेबल टाइप को उस जगह रखेंगे जहां पर इम्यूटेबल की डिमांड थी, तो एरर मैसेज में अनहैशेबल लिखकर आएगा। तो आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे कि भाई ये चीज यहाँ पर जो अलाउड है वो इम्यूटेबल वाली अलाउड है, हमने उसकी जगह पर म्यूटेबल रख दिया। बिहाइंड द सीन एक हैशिंग कॉन्सेप्ट होता है,
जो अलग दुनिया का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो हमारा जो टपल है वो हैशिंग को सपोर्ट करती है, इंटीजर करता है, फ्लोट करता है, स्ट्रिंग करता है, लेकिन लिस्ट हमारा हैशिंग को सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैसेज आया है अनहैशेबल टाइप करके आया है। ठीक है, बहरहाल यहाँ तक तो सही है, ये समझ में आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो सेट है, ये आपने कहा था इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, हमने कहा बिल्कुल नहीं करेगा, चला कर देखो एरर आ जाएगी। सेट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। सबस्क्रिप्टेबल के में दो बात कवर हो जाती हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, है ना। तो सेट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज द मीनिंग ऑफ सबस्क्रिप्टेबल। अब जब सेट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर ना तो इसमें इंडेक्स चलेगा ना इसमें स्लाइसिंग चलेगी। क्या आ जाएगी हमारे इसमें, एरर। बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चैट में लिख दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए। अब अगर सेट में इंडेक्सिंग नहीं चलेगी तो एक एक एलिमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, लूप लगा के, और आई इन एक्स, एक एक एलिमेंट लूप से आप एक्सेस कर सकते। ठीक है। अब सर सेट मॉडिफाई हो जाता है, ये वाला पॉइंट बताइए। तो अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सेट में किसी वैल्यू को ऐड करना है, तो अपेंड मेथड यहाँ पर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, उसकी वजह यह है कि अपेंड को ये पता होता है कि मुझे वैल्यू को कहाँ रखना है। कहाँ रखता है अपेंड वैल्यू को, लास्ट में। अब सेट ये कह रहा है मुझे खुद नहीं पता मेरा लास्ट कहाँ पर है, क्योंकि मैं तो अनऑर्डर्ड हूँ, क्या पता लास्ट में कौन होगा। तो इसलिए अपेंड यहाँ पर नहीं चलता। अगर मैं इंसर्ट चलाऊंगा तो इंसर्ट भी नहीं चलता, क्योंकि इंसर्ट हमसे दो चीज पूछता है, इंडेक्स पूछता है और एलिमेंट पूछता है। अब एलिमेंट तो बता सकते हैं, इंडेक्स बता ही नहीं सकते। इस यहाँ पर एक अलग ही मेथड बनाएगा, इसका नाम है ऐड। ऐड मेथड कह रहा है मुझे वैल्यू दो, मैं आर्बिट्रेरी पोजीशन पर इस वैल्यू को लिस्ट में ऐड करके आ जाऊं। कहां पर, आर्बिट्रेरी, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, नहीं पता कहाँ ऐड हो। ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो सेट के अंदर से। इंडेक्सिंग नहीं है, तो अब आप बोलो सर मुझे 10 की जगह पर यहाँ पे 100 करना है, तो इंडेक्सिंग से तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा तरीका होगा जिससे आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, माइट भी रिप्लेस नाम से मेथड होता होगा इस काम को करने के लिए। ठीक है। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो नई वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, पुरानी वैल्यू अपनी जगह पर नहीं बदलेगी। ठीक है। चलो। अब अगर मुझे सेट के अंदर से किसी वैल्यू को डिलीट करना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, एक्स डॉट पॉप। पॉप मेथड वैल्यू को डिलीट करता है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ करी। लास्ट वैल्यू को डिलीट, लास्ट नहीं, रैंडमली किसी वैल्यू को डिलीट कर देगा। एक काम करते हैं, डिलीट करने के बाद प्रिंट करा के देखो। एक बार ढूंढो कौन सी डिलीट हुई, क्या डिलीट हो गया इसमें से, टप्पल डिलीट हो। तो ये ऐसा नहीं पहली वैल्यू प्रिंट हो गई, कोई भी वैल्यू हो सकती है रैंडमली। कोई भी एलिमेंट डिलीट हो सकता है। ठीक है। और अगर आप सेट के अंदर से स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो इसके अंदर से हाई रिमूव करना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। रिमूव मेथड में आप स्पेसिफिक होकर बता सकते हो कि
यही वैल्यू रिमूव करनी है। अगर ये वैल्यू नहीं निकली तो एरर आ जाएगी। क्या सेट पर सर्चिंग, सॉर्टिंग, मिनिमम, मैक्सिमम हमने का सब चलेगा? चला कर देखते हैं। एस नाम से सेट बना दिया, एस माने सेट, और यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए 3, 5, 10, 1, 20। फैन बंद कर दो भाई इधर से। अब यहाँ पर हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया मिन ऑफ एस, सेट का मिनिमम आ जाएगा। रूल वही है, मिक्सिंग एलिमेंट रख दोगे तो फेल हो जाएगा ऑपरेशन। सबसे मिनिमम वैल्यू गिवन सेट में ये आ गई। मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, वैल्यू जितनी है सबका सम करना चाहते हैं। लेंथ निकालना चाहते हैं सेट की, तो लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन लेंथ के साथ मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ फिर से 10 लिख दूँ, इसकी लेंथ कितनी आएगी? 1, 2, 3, 4, 5 या 6? 5 यूनिक एलिमेंट्स को काउंट करेगा, डुप्लीकेट काउंट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अब बताओ ये चलेगा सॉर्टिंग या नहीं? तो सॉर्टेड फंक्शन चल जाएगा, बट सॉर्ट मेथड नहीं चलेगा सेट। ठीक है, तो सॉर्टेड फंक्शन यूज हो जाता है, और ये हमें वापस अभी भी क्या करेगा, लिस्ट ही करेगा। तो सॉर्टेड फंक्शन आपसे टपल मांगे, सेट मांगे, लिस्ट मांगे, लेकिन वापस आपको हमेशा लिस्ट ही करेगा, एक नई लिस्ट बनती है। सेट आपका अभी भी होगा, आगे के प्रोग्राम में जैसे आप यूज करोगे वैसे ही आप यूज कर सकते। चलो, तो सेट के साथ ये सारी चीजें यहाँ पर हम लगा सकते। अब सर, सेट को आपने कहा था हम सेट फंक्शन से भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे हमने कहा? पहला तरीका यही है, सेट फंक्शन, सेट बना दिया, एम्प्टी सेट बन जाएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब आप एम्प्टी सेट बनाते हैं तो आउटपुट में सेट का जो सिंबल है वो नहीं आता है। लेकिन लिस्ट और टपल के साथ ऐसा नहीं है। लिस्ट और टपल चाहे एम्प्टी हो चाहे वैल्यू के साथ हो, आउटपुट में हमेशा अपना जो नोटेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, उसके साथ ही प्रिंट होंगे। लेकिन सेट के साथ, अगर सेट एम्प्टी है तो आउटपुट में उसके नोटेशन नहीं आता, सेट लिख कर आता है। लेकिन अगर सेट में पहले से कुछ वैल्यूज हुई तो फिर अपना नोटेशन करली ब्रेसेस वाला ही आएगा। ऐसा क्यों है, इसका आंसर अगला कंटेनर पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। अब अगर मैं सेट बनाता हूँ स्ट्रिंग का यूज करके, तो आप बना सकते, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इंडिया में आई 2 बार आ रहा है, तो जब इंडिया सेट में कन्वर्ट होगा तो आई एक ही बार आएगा उसके अंदर, और ऑर्डर नहीं होगा कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। NAID। अब देखो, सेट में जब वैल्यूज आ गई तो कर्ली ब्रेसेस का नोटेशन आ गया उसके, और जब सेट एम्प्टी था तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस नहीं आई। अब अगर हम सेट बनाना चाहते हैं तो रेंज फंक्शन से भी बना सकते हैं। हम सेट को लिस्ट से भी बना सकते हैं। हम सेट को टपल से भी बना सकते हैं। अब आप ये नहीं कहोगे मुझसे, तो अभी तो मना कर रहे थे सेट में लिस्ट नहीं आती, और अब चला दी, देखो आउटपुट भी आएगा, कोई एरर नहीं आई। बताओ सर फिर इस बात को, थोड़ी देर पहले तक तो हम ये देख रहे थे सेट में लिस्ट नहीं आती, अब नहीं, अब एरर नहीं आई। भाई हम सेट में लिस्ट नहीं रख रहे हैं, हम लिस्ट के एलिमेंट से सेट क्रिएट कर रहे हैं।
तो एस नाम का जो सेट उसमें लिस्ट नहीं आएगी, उसमें लिस्ट के एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 इंडिविजुअल एलिमेंट आए हैं सेट के अंदर। अगर मैं अभी भी कहूँ कि मुझे सेट में लिस्ट रखनी है तो एरर आ जाएगी। तो ये सिंटैक्स ये काम नहीं कर रहा है। लिस्ट को या टपल को सेट में नहीं रखना है, लिस्ट के टपल के एलिमेंट्स को सेट में रखना है। ठीक है, चलो अब सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कल हमने लगभग पूरी क्लास लगा दी थी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन ये आपका, जहां करली ब्रेसेस आपने लगा देना है स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर बस। और हर वो यूज केस जो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में देखा था वो आप सेट कॉम्प्रिहेंशन में कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चेंज है, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर करली ब्रेसेस लिखना है, बाकी पूरा टॉपिक एज इट इज। और हम ये जानते हैं अनऑर्डर्ड है तो किसी भी ऑर्डर में ये आ सकता है। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक सेट है S1 नाम से, इसमें वैल्यूज हैं 10 20 30। एक सेट है S2 नाम से, इसमें वैल्यू है मान लीजिए 30 40 50। अब मैं तीसरा सेट बनाना चाहता हूँ। जैसे लिस्ट में आपने सिखाया, दो लिस्ट को प्लस कर दो तीसरी लिस्ट बन गई। सेम, दो टपल को प्लस करने पर तीसरी टपल बन जाती है। लेकिन यहाँ नहीं होता। दो सेट को कंबाइन करके तीसरे सेट में लाना चाहते हो तो प्लस इस बार आपका साथ नहीं देगा, एरर आ जाएगी, अनसपोर्टेड। तो दो सेट को फिर क्या हम ये कहें कि मर्ज नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि सेट शब्द को आपने अपनी लाइफ में पाइथन के अलावा क्या कहीं सुना है? मैथ्स में शायद सुना होगा, सेट थ्योरी, समुच्चय की कहानी, है ना, सेट थ्योरी। तो वहां पर जो सेट का कॉन्सेप्ट था ना, वास्तव में सेम कॉन्सेप्ट ही है ये। इसीलिए पाइथन के क्रिएटर ने अपने टॉपिक का नाम सेट ही रखा हुआ है, क्योंकि मैथ्स में भी सेट की डेफिनेशन यही होती है, यूनिक एलिमेंट्स के कलेक्शन को सेट कहते हैं मैथ्स के अंदर। सेम टॉपिक यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो अब वहां पर अगर दो सेट को आपको कंबाइन करना होता है तो वहां पर ऑपरेशन का नाम क्या होता? यूनियन। तो यहाँ पर सेट के अंदर यूनियन नाम का ऑपरेशन भी होता है, इंटरसेक्शन भी चलता है। तो यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस जो मैथ्स के अंदर सेट के ऑपरेशन होते थे वो यहाँ भी चलते हैं। कैसे करेंगे हमने कहा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है बिटवाइज और। तो बिटवाइज और दो सेट पर जब हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, इन दोनों का यूनियन कर देता है और एक नया सेट बनाकर हमें दे देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं S3 को प्रिंट कराऊंगा तो S1 और S2 के एलिमेंट्स को एक नए सेट में रख दिया जाएगा, बट यूनिकनेस मेंटेन करी जाएगी। तो 30 दो बार नहीं आएगा S3 में, अनऑर्डर्ड है, 30 एक बार आया। तो इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक मेथड भी है जिसका नाम यूनियन ही है, S1 डॉट यूनियन S2, जिसमें एक सेट जिस पर आप डॉट लगा के कॉल करते हैं, दूसरा सेट आप एज आर्गुमेंट पास करते हैं यूनियन के अंदर। ठीक है, तो अब ये सिंटैक्स लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, ये सिंटैक्स थोड़ा क्विक हो गया। दोनों का काम एक ही है। ठीक है, दोनों यूनियन करने के लिए यूज होता है। तो अगर दो साइट को आपको मर्ज करना है तो यूनियन ऑपरेशन का आपको यूज करना है रादर देन प्लस सिंबल। इसी तरह से एक और ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, दो सेट के कॉमन एलिमेंट से जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन।
तो अभी हमारा जो दो सेट है S1 S2, इनमें कॉमन एलिमेंट एक ही है, तो एक तीसरा सेट बनेगा जिसमें सिंगल एलिमेंट आ जाएगा हमारा 30। जितने और होते वो सब भी आ जाते, तो रिजल्ट हमारा जो निकल कर आएगा वो इंटरसेक्शन का एक सेट ही निकल कर आएगा, भले ही उसमें एक ही एलिमेंट आए, कोई भी ना आए या सारे आ जाए, डिपेंड करेगा। तो अब अगर मैं इंटरसेक्शन करना चाहता हूं तो बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास होता है एंड। ये क्या करता है? एंड ऑपरेटर बिटवाइज वाला दो साइड पर जब चलाते हैं, इंटरसेक्शन वाला काम कर देता है। अब इसी काम को करने के लिए हमारे पास मेथड भी है जिसका नाम ही इंटरसेक्शन है। तो इसको टाइप करने में टाइम देखो ज्यादा लग गया मुझे, बड़ा मेथड है, नाम बड़ा है इसका। ठीक है, S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। रीडेबिलिटी क्लियर है ना कि क्या करना चाह रहे हो, लेकिन टाइम लगा लिखने में। इसमें रीडेबिलिटी नहीं है, आपको याद होगा तो ही कर पाओगे, याद नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे, है ना। इसमें कम से कम कर तो लोगे, भले ही 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा लग जाए। बस इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब एक ऑपरेशन आता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि भाई S1 - S2 अगर मैं करता हूँ, तो S1 में से माइनस कर दो। माइनस मतलब हटा दो, भाई डिफरेंस का मतलब माइनस करना, माइनस मतलब कम करना, मतलब हटा देना, डिलीट कर देना। ठीक है, तो S1 में से डिलीट कर दो कौन से एलिमेंट, जो S2 के अंदर भी है। तो बताओ S1 में से कौन से एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे? 30 डिलीट हो जाएगा। क्या बचा S1 के अंदर? 10 20 बचा। तो हम क्या बोलेंगे इसे? इसे हम बोलेंगे S1 - S2। लेकिन ऐसा एग्जिस्टिंग सेट में नहीं होगा, सेट मॉडिफाइबल है, लेकिन जो डिफरेंस ऑपरेशन है वो सेट को बदलता नहीं है, एक नया सेट लाकर आपको दे देगा। मान लीजिए S3 नाम का सेट, तो S3 में 10 और 20 आपको नजर आएंगे। लेकिन इस बार ऑर्डर भी मैटर करेगा। अगर आपने S2 - S1 कर दिया, तो इस बार 30 डिलीट होगा, माइनस हो जाएगा, किसमें से? S2 में से। अब जो रिजल्टेंट सेट बनकर आएगा उसमें क्या मिलेगा आपको? 40 और 50। यूनियन और इंटरसेक्शन में ये सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप चाहे तो S2 यूनियन S1 कर दो, चाहे S2 इंटरसेक्शन S1 कर दो, रिजल्ट एक ही आना है। लेकिन जब आप डिफरेंस निकालते हैं, तो जिन दो साइड का डिफरेंस निकालते हैं उनका ऑर्डर भी मैटर करेगा, कि पहले आप किसे लिखेंगे, बाद में आप किसे लिखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के लिए दो ही तरीके हैं। एक सिंपल डिफरेंस, जो हमारा माइनस ऑपरेटर होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं लिख दिया S5 = S1 - S2, प्रिंट S5, 10 20 बचा। और इसी काम को करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेहनत करके, S1 डॉट डिफरेंस। इसमें लिखने में दिक्कत ज्यादा होगी इस बार, क्योंकि इस बार जो सिंबल है वो आसान है, जान पहचान का ही है, समझ में आ रहा है माइनस क्या कर। लेकिन फिर भी सेम पैटर्न पे ये मेथड भी अवेलेबल है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। S2 - S1 अगर मैं करता हूँ तो रिजल्ट आपका 40। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट थ्योरी के जो ऑपरेशन थे वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, जब आप मैथ्स पढ़ते हो, 9th में 10th में या 6th 7th में कहीं पढ़ा होगा आपने सेट यूनियन इंटरसेक्शन। तो उस समय आप अगर इसे समझना चाहो कि रियल लाइफ के किस ऑपरेशन में इंटरसेक्शन या आपका ये चीज़ें यूज होती हैं, तो उस समय शायद हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल हैं यूनियन इंटरसेक्शन को समझने के। मान लीजिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, ये W1। व्हाट्सअप ग्रुप में क्या होते हैं, नंबर आते हैं। क्या कोई नंबर दो बार ऐड हो सकता है? एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर ऑलरेडी एडेड है,
क्या वही नंबर दोबारा ऐड हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये व्हाट्सएप ग्रुप यूनिक नंबर का क्या है, ग्रुप है। तो मैं इसको अपने नज़र से क्या कह सकता हूँ, एक सेट कह सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप एक सेट हो गया। अब मेरे पास एक दूसरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, पर उसमें भी कुछ नंबर होंगे हमारे। ये भी कौन है, मेरा सेट। अब कुछ फील आ रहा है, हमने कहा आना शुरू हो गया। अब मुझसे कहा गया ये बताओ वो कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों ग्रुप में हैं, इस ग्रुप में भी एडिड हैं और इसमें भी एडिड हैं। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना है। इंटरसेक्शन मुझे इस बात का रिजल्ट दे देगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस ग्रुप में भी एडिड हैं और इस ग्रुप में भी एडिड। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ग्रुप को खत्म करके एक नया ग्रुप बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों ग्रुप खत्म कर दो और एक तीसरा ग्रुप बना दो जिसमें सारे लोग आ जाएं। तो उसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ इन दोनों का। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सोचो जब व्हाट्सअप नहीं होता होगा तो इन्हें कैसे समझते होंगे, कोई और एग्जाम्पल होते होंगे उस समय। ठीक है? चलो, तो इस तरह से हम लोग सेट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कैसे हमारा सेट काम करता है। अब जैसे हमारे पास लिस्ट का इम्यूटेबल वर्जन था, टपल। क्या सेट का कोई इम्यूटेबल वर्जन है? क्योंकि हम सेट के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि एक बार सेट में जो रख दिया वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन सेट तो मॉडिफाई हो जाता है। तो फिर पहले तो नहीं था, लेकिन अभी ऐड करा है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्रोजन सेट। पाइथन 3.x यानी 3.0 वर्जन से ऐड किया है फ्रोजन सेट के लिए। ठीक है, उससे पहले ये डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता था। तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है बस। वो एक लाइन डेफिनेशन है, इट इज इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। अगर आप सेट को इम्यूटेबल मैनर में यूज करना चाहते हैं तो आप फ्रोजन सेट का यूज करते हैं। इसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रोजन सेट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। और वो एक तरीका ये है कि फ्रोजन सेट फंक्शन कॉल करना ही होगा। फ्रोजन सेट फंक्शन को आपको कॉल ही करना होगा। फ्रोजन सेट फंक्शन के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो एम्प्टी फ्रोजन सेट बन जाएगा। ये आपका एम्प्टी फ्रोजन सेट बन जाएगा। और अगर आप फ्रोजन सेट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग पास कर देंगे तो उस स्ट्रिंग से हमारा फ्रोजन सेट बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रेंज फंक्शन पास कर देंगे तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी उसके हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। फ्रोजन सेट फंक्शन में आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं, सब फ्रोजन सेट बनेंगे। बस एक ही बात प्रूफ करनी है, फ्रोजन सेट सेट की तरह ही है बट बदलेगा नहीं। एक बार एक ऑपरेशन करके देख लेते हैं, fs.add। सेट में एलिमेंट ऐड हो जाता है, हमने करके देखा। रिमूव हो जाता है, करके देखा। यहाँ पर करके देखते हैं, जो भी fs बना है इसमें 10 को ऐड करके देखते हैं, एरर आ जाएगी। फ्रोजन सेट के पास ऐड नाम से कोई मेथड नहीं होता, एरर आ गई। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबल है, इसके अंदर रखा ही नहीं गया ये मेथड। रिमूव मेथड होता था, अगर मैं फ्रोजन साइट से कुछ भी रिमूव करना चाहूँ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रोजन साइट में रिमूव नाम से भी कोई ऑप्शन नहीं होता, ये भी नहीं चले। तो कोई भी ऑपरेशन जो फ्रोजन साइट को बदल देगा वो फ्रोजन साइट पे नहीं चलेगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रोजन साइट का कॉम्प्रिहेंशन होता होगा, आंसर इज नो। फ्रोजन साइट का कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इस पर हम लूप चलाकर एलिमेंट ऐड करेंगे तो ऐड चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई कॉम्प्रिहेंशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। फ्रोजन सेट के एप्लीकेशंस काफ़ी रेयर हैं जो देखे जाते हैं। तो एक एप्लीकेशन मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ होती है, एनएलपी के अंदर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास वोकेबलरी आती है। वोकेबलरी मतलब समझ लो जैसे डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी डिक्शनरी पे काम करें जो पहले से बन गई है, अब आप उसे चेंज ही ना कर पाए। मैं क्या करूंगा, उसको फ्रोजन सेट बना दूं।
कि हर वर्ड यूनिक होगा उसके, थोड़ा और आसान कर देते हैं। मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर को स्टोर करना है, ए से लेकर जेड तक, हर लेटर यूनिक है, ठीक है। अब उसमें 27 माने की कोई गुंजाइश नहीं है, 25 करने की कोई गुंजाइश नहीं है, 26 ही रहेंगे। तो अब मुझे अगर वो अल्फ़ाबेट्स को प्रोग्राम में कहीं स्टोर करना हो तो 26 वेरिएबल ना बनाऊं मैं, एक ग्रुप बना लूं, लिस्ट मत बनाओ, क्योंकि लिस्ट में डुप्लीकेट आ जाते हैं, आना जाना भी अलाउड है। टप्पल बना लो, टप्पल में आना जाना अलाउड नहीं हमने करनी, लेकिन डुप्लीकेट उसमें भी अलाउड है। 2 बार ए आ गया तो उसमें ऐड हो जाएगा, एरर नहीं है। सेट बना लो, हमने कहा सेट में यूनिक तो आएंगे ए से लेकर जेड तक, लेकिन अगर बाद में किसी ने कोई और ऐड कर दिया तो, या कोई डिलीट कर दिया तो वो हो जाएगा। तो ले देकर हमारे पास क्या बचेगा, फ्रोजन सेट बचेगा। तो अगर मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करना हो, या किसी भी सब्जेक्ट के इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें स्टोर करना हो, तो फ्रोजन सेट वहाँ पर एक बेटर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, जहाँ यूनिकनेस भी है और जहाँ पर अब आना जाना कोई भी अलाउड हमारे लिए नहीं है। ठीक है। अब जैसे ऐसे बहुत सारे गेम होते होंगे जहाँ पर मान लो कोई मूवी देखने जा रहा है, तो अब एक, मान लीजिए स्क्रीन में 100 लोग आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हर किसी का सीट नंबर यूनिक होगा। अब 3 घंटे जब तक मूवी चल रही है आप वहीं रहोगे, ना उसमें कोई आ सकता ना कोई जा सकता, मान लीजिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। तो उन लोगों को अगर मुझे प्रोग्राम में दिखाना हो तो फ्रोजन साइड से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में फ्रोजन साइड का हम जनरली यूज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज इतना रखेंगे, बाकी जो आगे कंटेनर है परसों मिलेंगे, कल ऑफ रहेगा।